Good morning, everyone. उम्मीद है आवाज़ पहुंच रही होगी। अगर आवाज़ में कुछ डाउट आए तो मुझे एक बार ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल नवनीत, अभी जस्ट मैं लाइव आ ही रहा हूं और सभी लोगों को आवाज़ आ रही होगी। नीतीश, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ये क्या जूम थोड़ा ज़्यादा कर दिया है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है? ओके, मैं ये सेटिंग करना भूल गया हूँ। एक मिनट मुझे समय दीजिए ज़रा सा। अरे इतने सारे सेटिंग होते हैं ना। ओके, नाउ इट्स गुड। अब सही है। वही मैं कहूँ कि इसमें इतना जूम क्यों आ रहा है? आवाज़ देर से आ रही है। ओके, तो इसको भी सही करना होगा। एक तो मैं 5 मिनट्स खुद लेट हो गया और फिर उसके बाद एक मिनट मुझे समय दीजिए। अभी आवाज़ सही आ रही है? हाँ। एस पटेल, सबसे पहले आपकी क्यूरी सबसे जायज़ है। आप कस्टमर केयर नंबर पे अभिनव सर को कॉल करेंगे। हाँ, अभी तो आवाज़ आ रही होगी। चंदन, क्लियर है? पटेल जी, क्लियर है? ओके, आइए। तो जैसा कि आपने आज के थंबनेल में देखा होगा और मैंने बोला भी था कि प्लेट टेक्टोनिज्म की ओर हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो उन सारे चीज़ों को आज हम लोग देखते हैं। आइए, सबसे पहले जो आपने थ्योरीज इसमें देखा होगा वो मैंने मेंशन किया है कि आज हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी करेंगे about the theories of continental drift theory produced by or propagated by एल्फ्रेड वैगनर। ठीक, एल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया हुआ था। ओके, और देन हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, उन चीज़ों की भी चर्चा हम लोग करेंगे। ओके, और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी रहेगा। मेरी आवाज़ क्लियर आ पा रही है सभी लोगों को? हाँ, क्लियर है?
आवाज़ पहुंच रही है? कंप्लीट आइए थोड़ा सा। ओल्ड बैच देखो नंबर कस्टमर केयर का दिया हुआ है ना पटेल भाई, उस पर आप देख सकते हैं। क्लियर है? उस पर आप बिल्कुल देखिए। आइए चलिए, कोई नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा मैं इसको चार्ज के लिए लगा दूं ताकि कुछ चार्ज भी होके रहे। मैसेज का दौर पता नहीं, चलिए शुरुआत किया जाए। जय प्रकाश कुमार, कितने अच्छा, जितने भी बच्चों के लॉगिन नहीं हुए हैं एक बार फिर से आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कस्टमर केयर वाले व्हाट्सएप नंबर पर या फिर अभिनव जी के व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप सबके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ। बफरिंग हो रही है तो ये यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है। राम बाबू विश्वकर्मा भाई, सो आइए आज के टॉपिक को हम लोग लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर हम लोग जानेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कुछ पॉइंट्स में आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे अगर हम लोग देखें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है, क्योंकि इसी जानकारी से आप क्या होंगे, तो जैसे आप हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय में गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, उन सारे टॉपिक को आप देख पाएंगे। कैसे पेंजिया, पैंथलासा, तैथिस सी, अंगारा लैंड, गोंडवाना, लॉरेंसिया, इनमें कौन से भाग शामिल होते हैं, इन सब की क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आइए पढ़ाई पर फोकस किया जाए। लास्ट में जो भी डाउट कुछ भी क्यूरीज हो, मेरे नंबर आप सबके पास में है, इसमें कस्टमर केयर नंबर भी है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्लास जो चल रही है ये दोनों जगहों पर क्लास चलेगी आपको। जीएस स्पेशल न्यू बैच, साथ में ज्योग्राफी स्पेशल न्यू बैच। उसी क्लास को मैं आपको यहाँ पर लाइव दे रहा हूँ, बट ये जो लाइव क्लास है ये आफ्टर दिस क्लास इट विल बी रिमूव। ध्यान रखिएगा, क्लास के बाद ये यूट्यूब पर जो लाइव चलाई गई है ये इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, यूपीएससी के लिए एक अलग से अपना चैनल है और एप्लीकेशन भी है, उस पर आप जयप्रकाश सर देख सकते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक पर हम लोग आज मूव करने वाले हैं वो रहेगा आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्लियर है पॉइंट? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर हम लोग सिंपल से देखें, क्योंकि आज का टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स, सो पॉइंट यहां पर यह है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब प्लेट विवर्तनिकी, कैसे प्लेट मूव करती है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। बट उस पार्टिकुलर प्लेट और प्लेट टेक्टोनिज्म की जानकारी करने से पहले आपको थोड़ा बहुत जानकारी इन सब प्रोसेसेस के बारे में होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसी में आप देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, थोड़ा सा मैं आपको पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में बताऊंगा, कन्वेक्शन करंट के बारे में आप यहां पर भी जान पाएंगे। कुछ भी आपको अगर पार्टिकुलर स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस, सीएपीएफ, कुछ भी क्वेश्चन अगर बने और यहां से अगर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, आरओ, इन सब में भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप यहां से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं आज के थ्योरीज के साथ में, और वो रहेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इट वाज गिवन बाय
एल्फ्रेड वेगनर। ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया हुआ है। पहला पॉइंट आपके लिए यही रहेगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एल्फ्रेड वेगनर। देन आप कहेंगे कि है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, मतलब कि आज जहां पर भारत है, क्या सदियों से भारत यहीं पर था? नॉर्थ अमेरिका, यूएस, जो भी बनावट, जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, पूरे पृथ्वी के सारे कंटिनेंट और महाद्वीप और महासागरों के संदर्भ में, क्या हमेशा से सब कुछ वैसा था? नहीं। सो इसी को मैं आपको एक फिगर में यहाँ पर एक हेडिंग कीजिए आप, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। जानते हैं क्या था पेंजिया और पैंथालासा? सो इसी थ्योरी में आपने देखना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वेगनर जी ने कहा, वेगनर ये नाम ध्यान रखिएगा, ये वेगनर जी की थ्योरी है। ये थ्योरी जो दी गई 1922 का संदर्भ है, 1922 में ये थ्योरी प्रोपाउंडेड की गई हुई थी, ठीक है। और क्लियर है, लिंक अलग से शेयर हो जाएगा जयप्रकाश जी। ओके, यहां पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो वेगनर जी थे, उन्होंने क्या किया कि पूरे कॉन्टिनेंटल पार्ट को उन्होंने दिखाया पेंजिया। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण कॉन्टिनेंटल पार्ट को, जो महाद्वीप थे, उन्होंने बताया कि केवल एक ही महाद्वीप था, उसको नाम दिया महाद्वीप पेंजिया, ठीक है। और बाकी सब क्या हुए? तो ये ब्लू कलर से आपको मैं दिखा रहा हूं, ये है आपके सामने में पैंथालासा। चीजों को समझिएगा जरा सा, इसे हम लोग कहते हैं पैंथालासा, और ये क्या बन गया? ओशियन, ठीक। दैट मीन्स कि जब सबसे पहले पृथ्वी बनी, तो ये सिद्धांत कहता है कि एक ही महाद्वीप थे और एक ही महासागर था। महाद्वीप का नाम था पेंजिया और महासागर का नाम था पैंथालासा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि इसी में एक डिवीजन होता है, और इस डिवीजन से इसके दो पार्ट बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग थ्योरी को लेकर चल रहे हैं, ये थ्योरी है महाद्वीपीय। एक बार फिर से मैं आपको हेडिंग लिख ले रहा हूं, जो भी बच्चे लेट से ज्वाइन किए होंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। सो एक महाद्वीप और एक ही महासागर था, जिसका नाम पेंजिया और पैंथालासा दिया गया था। इसके फिर डिवीजन होते हैं, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। आप दिखा रहे हैं कि यहां पर इसके डिवीजन हो गए। अभी थोड़ा बहुत चर्चा मैं इसकी भी करूंगा, कैसे इसके डिवीजन हुए। अब हम लोग देखते हैं इसके दो डिवीजन हुए। जो साउथ वाला भाग था वो बन गया आपको गोंडवाना लैंड, और जो नॉर्थ का भाग बना वो बनता है अंगारा लैंड, और इसी को आप क्या नाम देते हैं? लॉरेंसिया। पहले इस फिगर को तेजी से बनाइए, मैं एक फिगर आपको दिखाता भी हूं। यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लास की, कि वेगनर की थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ओके। और इसी में सबसे पहले महाद्वीप और महासागर की चर्चा उन्होंने किया था, महाद्वीप और महासागर। क्लियर है पॉइंट? और इसके दो टुकड़े होते हैं, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। इसी को आप यहां पर देख भी पाएंगे, ठीक। सेम आपको दिखाया गया हुआ है स्क्रीन पर, जरा सा स्क्रीन पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले एक पेंजिया दिखाया गया हुआ है, और फिर इस पेंजिया के टुकड़े होते हैं, ठीक है। फिर इस पेंजिया के आपको टुकड़े हो रहे हैं, जो कि लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के संदर्भ में आपको दिया गया हुआ है। 25 करोड़ वर्ष पहले की अवस्था को दिखाया गया है यहाँ पर पेंजिया के संदर्भ में, और ट्राइसिक एरा में इसके विभाजन भी आप आगे देख पाएंगे। एक दिन मैं आपको जियोलॉजिकल साइकिल कराऊंगा, जिसमें आप पूरे इयॉन्स, एपॉक, एराज, एज, पीरियड सबको देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक आपको पॉइंट मैं दिखाया। आपको बनाने सबसे पहले, जो मैंने आपको बोर्ड पे बना रखा है, इसी को आपको बनाना है। सबसे पहले आप इस फिगर को बनाएंगे, पैंथालासा, पेंजिया, और फिर इसके विभाजन हम लोग यहां पर देखेंगे। क्लियर है पॉइंट? तेजी से बनाइए।
फिर आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर आप जानेंगे कि जो अंगारा लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, उनमें कौन कौन से आज के प्लेट सम्मिलित होते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपको, ठीक। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पर हम मूव करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज अब आप मिस कर रहे होंगे, हमने हमेशा चर्चा किया है 33 सी 33 सागर। सो आप देखिए, जब ये भाग, अब थोड़ा सा इसको हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं, जब ये भाग 20 से ब्रेक करेगा, तो जब ब्रेक करेगा तो ये जो जलीय भाग है ये इसमें प्रवेश कर गया, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया आपको? 33 सागर। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? 33 सागर का निर्माण हो गया। इस 33 सागर के अवशेष के रूप में ही आप यूरोप और अफ्रीका के मध्य में भूमध्य सागर को देखते हैं, अरल सी को देखते हैं, सांभर झील को देखते हैं। सब अवशेष है 33 सागर का ही। अब 33 सागर में जल कहां से आया? तो आप देख रहे हैं ये रहा आपका पैंथालासा। अब आप कहेंगे कि पैंथालासा क्या है, कहां गया? तो आज तो आप पैंथालासा कोई महासागर का नाम नहीं जानते हैं। आज आप पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन, इन्हीं के नाम जानते हैं। तो ये जो पैंथालासा है प्रेजेंट टाइम में यही है आपका पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर ही अर्लियर क्या था? पैंथालासा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रशांत महासागर ही पैंथालासा का अवशेष है। और इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक जो ओपन एरिया डेवलप होता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ दिस पेंजिया into two land masses, the Laurentia and the अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर जो पॉइंट समझा है पेंजिया, पैंथालासा और दो डिवीजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब पॉइंट ये है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चल रहा हूं, नेक्स्ट वाले इसको लिख के रख लीजिएगा। अंगारा लैंड में कौन कौन से कंटिनेंट शामिल हो रहे हैं, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कंटिनेंट शामिल हो रहे हैं, सारे चीजों को ध्यान में रखना है। ये जो क्लास मैंने डिजाइन किया है इट इज नॉट टोटली यूपीएससी बैच, ठीक है, बट आपकी जानकारी में भी अगर आप सीजीएल भी दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी बहुत जानकारी रखिए। अभी जो इस संडे में बिहार में एक पेपर हुआ, आपको विश्वास नहीं होगा, और अभी जो बिहार एसआई का एग्जाम होने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं यू कांट एस्टिमेट कि क्या लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, सो आइए अभी जो मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूं, ये रहा आपके सामने में अंगारा लैंड। अब अंगारा लैंड में कौन कौन शामिल हो गया? नॉर्थ अमेरिका, ठीक, ध्यान दीजिएगा, और यूरेशिया। ये दोनों आपको नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरेशिया का डेट मीन्स यूरोप प्लस एशिया, यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और वही अगर आप गोंडवाना लैंड की बात करते हैं, गोंडवाना लैंड की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपके सामने में आता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक, देन इसी में आप दिखाएंगे ये इंडो ऑस्ट्रेलिया, इसी में आप दिखाते हैं अंटार्कटिका, और इसी में एक भाग आपके सामने में और क्या आता है? मैडागास्कर वाला। ये सारे के सारे आपको गोंडवाना लैंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब जो है ये गोंडवाना लैंड में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, वेलकम वेलकम टू यू ऑल। आइए नेक्स्ट जो हम लोग इसमें मूव करते हैं कि जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दिए कि इसके जो डिवीजन हुए, सो डिवीजन होने के बाद अगर आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करूं तो
इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये हो गया साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो मूव किया है ये वेस्ट की ओर मूव किया है। थोड़ा सा कंसेप्ट देखिएगा, बहुत ज़्यादा सीजीएल में काम नहीं आएगा आपके, लेकिन मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए इसको समझने का, कि ये जो टुकड़े हुए इस प्रकार से आप देखते हैं कि टुकड़े हुए, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आपको वेस्ट की ओर गया, यूरेशिया वाला भाग आपको नॉर्थ की ओर गया, भारत वाला भाग आपको नॉर्थ की ओर जा रहा है, आप इंडो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग आपको इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन जो चेंज हुए वो डायरेक्शन अलग अलग कैसे हो गए, कैसे कोई इक्वेटर की ओर जाएगा, ठीक है, इक्वेटर की ओर कैसे कोई प्लेट्स या लैंडमास का टुकड़ा आगे की ओर जाएगा, कौन सा फोर्स होगा। सो यहां पर हम लोग 2-3 प्रकार के फोर्सेस को देखते हैं। इनमें सबसे पहला फोर्स जो आपके सामने में है, कुछ चीजें और भी क्लियर करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इक्वेटर वार्ड्स मूवमेंट की हम लोग चर्चा करें, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। इंट्रैक्शन ऑफ लिख के भी रख सकते हैं कि व्हाट अबाउट द फोर्सेस, लिख के रख लीजिए, फोर्सेस बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ कंटिनेंट्स। आपको मैं एक पॉइंट और लिखवा रहा हूं यहां पर, ध्यान रखेंगे, ये आप जब भी पीसीएस वगैरह अगर देंगे तो वहां पर आपके काम में आ जाएगा। अगर आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं, सीडीएस में काम आ जाएगा, एनडीए में काम आ जाएगा। पॉइंट क्या है यहां पर, फोर्सेस बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग, क्लियर है पॉइंट, फोर्सेस बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ कंटिनेंट्स। महाद्वीपों के प्रवाह के पीछे कौन से बल थे, और सबसे पहला बल जो हम लोग लिखेंगे, इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। ये गोंडवाना लैंड को मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, ये आज डस्टर ऐसे क्यों काम कर रहा है, कोई और डस्टर था क्या, कोई नहीं। आइए सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं, जो मैंने बोला कि बल लगने से प्लेटें किस ओर गई है, इक्वेटर वार्ड्स। प्लेटें विषुवत रेखा की ओर मूव करती है। भारत, एक क्वेश्चन अगर बन जाए कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार यह पेंजिया में भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में थी, देखिए क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, पेंजिया के संदर्भ में भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में थी। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि मैंने आपको इसको साउथ हेमिस्फीयर में दिखाया हुआ है। भारत का जो इंडियन पेनिनसुला का जो भाग था वही भारत का मेनलैंड एरिया है। हिमालय तो बाद में बना है, उत्तर का विशाल मैदान बाद में बना है, नॉर्थ ईस्ट के भाग बाद में बने हैं। तो मेजर जो लैंड मास था वो कौन सा, विंध्यन माउंटेन वाला, अरावली माउंटेन से लेकर पूरे कन्याकुमारी वाला, वो सब भाग प्रॉपर इंडिया का भाग रहा है। तो अगर कभी क्वेश्चन बने कि भारत पेंजिया के संदर्भ में किस गोलार्ध में था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध में था। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सीजीएल सीपीओ सब में आ सकते हैं। अब पॉइंट है कि जो प्लेटें और जो लैंड मासेस इक्वेटर वार्ड्स मूवमेंट किया, तो क्यों किया, जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया, आपको पहला इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, एंड यहां पर आपने एक नाम सुना होगा फोर्स ऑफ बुआयंसी। शुरुआती दौर में, आगे आपको मैं आज कन्वेक्टिव करंट्स वाला थ्योरी बताऊंगा कि कैसे जैसे मेंटल में भी कन्वेक्टिव करंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब फोर्सेस अपलिफ्ट करती है ऊपर की ओर, अगर हम लोग देखें उसके मूवमेंट होते हैं, तो वहां पर वो कंस्ट्रक्टिव संरचना बनाती है, आगे बताऊंगा। और कहीं पर जो कन्वेक्टिव करंट्स आपस में आकर मिलती है तो वो जो संरचना बनती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। सो यहां पर एक और नाम आप देंगे, फोर्सेस ऑफ बुआयंसी, और सिंपली फोर्स ऑफ बुआयंसी, हिंदी लिख के रख सकते हैं
हिंदी लिख सकते थे गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। तो मैं थोड़ा मार्कर फिलअप कर लूं। गुरुत्व बल की हम लोग बात कर रहे हैं। गुरुत्व बल की चर्चा हम लोग यहां पर लिखेंगे। और उत्प्लावकता बल, उत्प्लावकता बल, ये कौन बच्चा है भाई? अब्दुल माजिद। जिनका भी अगर इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मैसेज करना है। ठीक है, आप एक मैसेज करके रखेंगे। मैं तो तक एक आपको इमेज दिखाता हूं, देखिए सभी लोग। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए ये इस भाग की हम लोग ने चर्चा किया है ना। मैं अभी जो बल की चर्चा कर रहा हूं ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा मार्कर फिलअप कर लूं। देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आपके सामने में देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? और यहां पर आपको अफ्रीका, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका का प्लेट, सारे प्लेट्स भी आपको दिखाए गए हुए हैं। थोड़ा सा टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा गौर से ध्यान रखिएगा। मैंने अभी बोला कि या तो प्लेटें विषुवत रेखा की ओर मूव की है, इक्वेटर वार्ड्स मूव की है, और इधर आप पश्चिम की ओर मूव किया है। सो इक्वेटर वार्ड्स जो मूव किया है तो क्यों किया है वो आपको लिख के रखना है कि इक्वेटर वार्ड्स मूवमेंट ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एंड फोर्स ऑफ बुआयंसी। फोर्स ऑफ बुआयंसी आपको समझ में आता होगा, लाइक अ शिप फ्लोट्स इन अ वाटर ड्यू टू बुआयंट फोर्स। किस हिसाब से? जल के द्वारा भी एक उत्प्लावकता का बल लगता है, जिसके द्वारा कोई लकड़ी हो, कोई बोट हो, शिप हो, वो सब क्या होती है तो आपको मूवमेंट करती है। तो ये आपका पॉइंट हो गया इक्वेटर वार्ड्स के संदर्भ में कि कैसे कोई भी लैंड मास और जो प्लेट्स है वो आपको मूव किया है विषुवत रेखा की ओर। दूसरा पॉइंट आपके सामने ये हम लोग लिखेंगे, वेस्ट वार्ड्स मूवमेंट। ये मैं अभी हटा दे रहा हूं, रुक जाइए। वेस्ट वार्ड्स, पश्चिम की ओर, वेस्ट वार्ड्स पश्चिम की ओर। इसको भी आपको, ये फिगर आप देख चुके हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग जो आ रहे हैं वेस्ट वार्ड्स की ओर आ रहे हैं। वेस्ट वार्ड्स जो मूवमेंट हुए हैं, अगर कभी यहां से क्वेश्चन बने कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर जो मूवमेंट किए वो किस कारण से किए, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में, तो उसका जवाब आपको देना है वेस्ट वार्ड्स और पश्चिम की ओर मूवमेंट में लिख देंगे ड्यू टू टाइडल फोर्सेस। ड्यू टू टाइडल फोर्सेस आपको यहां पर लिख के रखना है, ड्यू टू टाइडल फोर्सेस। पहला था इक्वेटर वार्ड्स मूवमेंट जस्ट बिकॉज of the interaction of forces of gravity and the force of buoyancy. What about the westwards movement? पश्चिम की ओर मूवमेंट जो हुए ड्यू टू टाइडल फोर्सेस। टाइडल फोर्सेस में आप देखते हैं टाइडल फोर्स अप्लाइड बाय द मून अमाउंट ऑफ सन। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के द्वारा ज्वारीय बल जो लगता है, उस ज्वारीय बल के द्वारा पश्चिम की ओर हम लोग देखते हैं
मूवमेंट हुआ है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के प्लेट का। दो रीजन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीडीएस सीएपीएफ एनडीए भी देंगे तो काम आएगा, कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों आप देखते हैं पनामा इस्थमस के द्वारा जुड़ा हुआ है आज भी आपस में, ठीक है, कितना भी सेपरेट हुआ मगर दोनों भाग जुड़े हुए थे। दोनों भाग का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कैसा है, ज्यादा है ना। नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग देखें तो ये पूरा विस्तार नॉर्थ टू साउथ, बाकी सब प्लेट अलग अलग है, अफ्रीका का प्लेट, आपको यूरेशिया वाला प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया का प्लेट, अंटार्कटिका का प्लेट, छोटा सा मेडागास्कर। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का प्लेट जो है वो इस प्रकार की अवस्था में है, ठीक, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और पृथ्वी मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा, पृथ्वी मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, रोटेशन आप दिखा रहे हैं। तो इस पर इस प्रकार से जब पृथ्वी मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट तो बल जो डिफ्लेक्शन फोर्स जो लगेगा, कोरियालिस बल जो लगेगा वो आपको लगेगा ईस्ट टू वेस्ट। जो डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा ईस्ट टू वेस्ट में, और ये कारण है देशांतरीय विस्तार अधिक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं और इनका देशांतरीय विस्तार अधिक है, और इस कारण से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किधर की ओर मूव किए हैं, वेस्टवार्ड्स। ये आप दिखा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किस तरफ में मूव किए हैं, वेस्टवार्ड्स। It's just because of the gravitational pull of the moon and the if you think the lesser extent of a sun. मून का जो ज्वारीय बल है वो अधिक होगा सूर्य की अपेक्षाकृत, ठीक है। नवनीत ने लिखा है सर एशियन और यूरोपियन प्लेट के मूवमेंट किस डायरेक्शन हुए। एशियन और यूरोपियन प्लेट के मूवमेंट भी इक्वेटर वार्ड्स ही हुए हैं नवनीत, ठीक है, मतलब ये भी तो ऊपर की ओर गया, नॉर्थ वार्ड्स मूव किया है, ओके, बेसिकली नॉर्थ वार्ड्स मूव किया। वहां पर आपको मैं प्लेट्स अभी दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा एक बार फिर से आप देख सकते हैं उस फिगर को। मैं आपको फिर से एक बार उस फिगर दिखा रहा हूं, देखिएगा यूरोप और एशिया के दोनों फिगर आपके सामने सामने में दिए गए हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अरेबियन प्लेट एक साथ, इंडिया का प्लेट, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप। ये फिर से फिगर मैं आपको शो कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। सो नॉर्थ और साउथ अमेरिका जाएगा वेस्ट की ओर, और बाकी सब जो है नॉर्थ की ओर मूवमेंट्स मोस्टली दिखाए गए हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया का प्लेट चूंकि निचले भाग में बहुत ज़्यादा था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको एक मार्कआउट कराता हूँ, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है वो, कि आज का भारत पेंजिया के संदर्भ में कहाँ पर था। देखिए क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आज का भारत पेंजिया के संदर्भ में कहां पर था। अंटार्कटिका का भाग तो नीचे ही रह गया, अंटार्कटिका का भाग तो नीचे रह गया, क्योंकि उसमें नीचे से जब भी कोई बल लगता है, जरा सा मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर ना हो, तो जो रोटेशनल फोर्स जो लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब रोटेशन लगता है इससे विक्षेपक बल का ओरिजिन होता है, कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है, और ये कोरियालिस बल मैक्सिमम कहां पर होता है, पोल्स पर होता है, पोल्स पर होता है, ठीक है। दोनों तरफ के बल लगते हैं, इस भाग से भी और इस भाग से भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ के बल लग रहे हैं, ठीक है। भारत वाला प्लेट है, अफ्रीका वाला प्लेट है, ये सब आपको इक्वेटर को क्रॉस करके ऊपर की ओर गया। जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है वो नीचे ही रह गया, अंटार्कटिका वाला भाग इसी भाग में रह गया। That's also depends on their density और a volume, उस पार्टिकुलर भाग के वॉल्यूम पर भी डिपेंड्स करता है, ठीक है। सो ये रोटेशन से हमने विक्षेपक बल आपको दिखाया है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स। थोड़ी बहुत जानकारी जिनको होगी, तो हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे, एक मैं अभी कुछ बता रहा था आप लोगों को, कि जैसे सूर्य और चंद्रमा का जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वो टाइडल फोर्स के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वेस्ट की ओर मूव करेगा, बाकी सब आपको नॉर्थ की ओर मूव किया, इक्वेटर वार्ड्स मूव किया, और अंटार्कटिका का प्लेट नीचे ही रह गया, बिल्कुल नीचे में था। हाँ, एक जो मैं चर्चा कर रहा था क्वेश्चन के संदर्भ में कि पेंजिया में भारत कहाँ पर था,
ये लिख के रखिएगा, जगह का नाम है डरबन। पेंजिया के संदर्भ में भारत आज जो इंडिया है वो भारत पहले डरबन के पास में था, लिख के रखना है आपको, ठीक है। पेंजिया के संदर्भ में आज का भारत डरबन के पास में था। डरबन आपको साउथ अफ्रीका वाला ध्यान आ रहा होगा, ये एक डार्विन अलग और डरबन अलग, एक डरबन ऑस्ट्रेलिया में भी है। क्लियर है पॉइंट? राजन, नर्चरिंग यंग माइंड्स वाले पे रीजनिंग का बेस आपको एग्जाम ईगल ऑफिशियल पर ही चलेगा भाई राजन। नर्चरिंग यंग माइंड्स पर सिर्फ हमने जीएस स्पेशल के बैचेस, ज्योग्राफी स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल अवेलेबल करवाए हैं, ठीक है। आइए आगे की ओर आपको लेकर हम लोग चलते हैं। तो ये आपको बताया गया कि क्या फोर्सेज लगी, मगर आपको क्या लगता है कि इज दिस फोर्सेज आर सो मच इफेक्टिव टू फ्लोट्स सच अ ह्यूज मास और डेंसिटी ऑफ लैंड एरिया? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी और चंद्रमा में इतना अट्रैक्शन फोर्स है कि उनके टाइडल फोर्स से ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पश्चिम की ओर चला जाएगा? क्या आपको लगता है कि इतना ज़्यादा रोटेशनल स्पीड है कि फ्लोट करके कोई इक्वेटर को क्रॉस करके लैंड मास चला जाएगा? नहीं, ठीक है। इस तरह की स्थितियां देखने को नहीं मिलती है। और इसके पीछे आगे जैसे जैसे थ्योरीज के रूप में हम बढ़ेंगे, हम लोग जानते हैं कन्वेक्टिव करंट थ्योरी को, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को, पैलियोमैग्नेटिज्म को, एंड देन वी विल गो फॉर द प्लेट टेक्टोनिक्स। अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पार्टिकुलर यूपीएससी में बेसिकली चलती है, जो एक ब्रीफ में मैंने आपको बताया। जब आप यूपीएससी में जाएंगे तो आपको इसको एविडेंसेस देने होंगे। एविडेंसेस इन द सेंस व्हाट, कि आपको बेसिकली अगर हम देखें तो जैसे नॉर्थ अमेरिका है और जैसे साउथ अमेरिका है, इधर है यूरोप और इस तरफ में है अफ्रीका। क्लियर पॉइंट? इन दोनों के कोस्टल एरियाज को अगर आप आपस में मिलाते हैं, कोस्टल एरियाज को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई एक भाग टूटकर अलग होता है और आप उसको मिला दिए, दोनों ज्वाइंट की स्थिति होती है, उस तरह की स्थिति को देखने को मिलेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं जिगसॉ फिट, ठीक है। इसी को एक नाम लिख के भी रख सकते हैं, जिगसॉ फिट, ठीक है। इंग्लिश से लिख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा इसका, जिगसॉ फिट। नॉर्थ अमेरिका यूरोप को मिला दीजिए, साउथ अमेरिका अफ्रीका को मिला दीजिए, आपको लगेगा ऐसा जैसे कि इन दोनों को पहले ब्रेक किए हैं और आपस में जैसे कोई लकड़ी के दो टुकड़े अलग हुए और फिर आपने उनको ऐसे मिला दिया, दोनों जुड़ गए। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी आपको नॉर्थ अमेरिका यूरोप के साथ और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के साथ में। पूरे आपको मैं एक कंसेप्ट, जैसे आप आगे जाए तभी उसकी जरूरत पड़ेगी, यहां पे हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये यूपीएससी का बैच नहीं है पार्टिकुलर। देन आप देखते हैं जैसे जो पेंजिया 7 में था, तो यहां पर जो फॉसिल्स जो मिले हैं अलग अलग कंटिनेंट में, अलग अलग कंटिनेंट में एक ही प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के फॉसिल्स एक ही समय के कैसे मिल सकते हैं? डैट मीन्स कि वो भाग कभी आपस में जुड़ा होगा, तभी तो यहाँ के जीव जंतु उधर की ओर जा रहे होंगे, सब जगह एक समान वनस्पतियाँ पाई जा रही होंगी। अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन एंशिएंट के संदर्भ में आप देखिए लॉरेंसियन प्लेटू जो कि कनाडा वाला है, ठीक है, शिल्ड प्लेटू हम लोग बोलते हैं। अफ्रीका में आप चले जाइए फेनो स्कैंडिनेवियन माउंटेन, नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड वाले, ये सब कैलिडोनियन टाइप के माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे और ये सब भाग आपस में जुड़ा हुआ था, एक समान वहां पर पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती थी। सो लॉट्स ऑफ एविडेंसेस रिगार्डिंग द, अगर हम लोग देखें आपको अबाउट द वेगनर थ्योरी, इसमें मैं एक लास्ट आपको दिखाता हूं, इसी चीज को आप फिगर में भी देख पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्क्रीन की तरफ में, देखिए मैं एक फिगर आपको ऐड कर रहा हूं। यहाँ पर आप देखते हैं सीडीटी थ्योरी को मैं आपको दिखा रहा हूं। बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए हो सकते हैं, देखिए जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, अभी जो हमने जिगसॉ फिट की बात किया, ये वही जिगसॉ फिट है बेसिकली।
बॉटनिकल एविडेंसेस है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के संदर्भ में। बॉटनिकल एविडेंसेस डेट मीन्स कि एक समान वनस्पतियां देखने को मिलेगी ग्लासोप्टेरिस। प्लेसर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, ठीक। टिलाइट डिपॉजिट, टिलाइट किसी को समझ में आता है? मुझे बताइए अगर किसी को टिलाइट समझ में आता है तो। पोलर वाइंडरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स एंड रॉक्स ऑफ सेम इज अक्रॉस द ओशियंस। ये जो मैंने कैलिडोरियन टाइप की चट्टानें आपको यहाँ पर बताई है, तो ये सब थ्योरीज आपको देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के संदर्भ में। एक जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आपको नाम देखने को मिला है वो है टिलाइट। क्या किसी की जानकारी में टिलाइट नाम है? टिलाइट चट्टान ही बता दीजिए चलिए। व्हाट इज टिलाइट रॉक्स? टिलाइट चट्टानें कौन सी होती हैं? आपने ग्लेशियर का नाम सुना होगा। जब ग्लेशियर अपने साथ अवसादों को लेकर आती है और उन अवसादों के सेडिमेंटेशन हो जाने से, सीमेंटेशन हो जाने से जो चट्टानें बनती है उसे ही टिलाइट चट्टानें हम लोग कहते हैं। लिख के रखिएगा टिलाइट चट्टानें। ये ग्लेशियर निक्षेपित अवसादी चट्टानें होती है, ठीक। ग्लेशियर निक्षेपित अवसादी चट्टानें होती है टिलाइट। सो इट इज मेड अप ऑफ sediment which was carried or deposited by glacier। लिख के रख लीजिए, by glacier। हिम नदियाँ या फिर ग्लेशियर के द्वारा अवसादों को लाए जाने के पश्चात उनके निक्षेपण से जिस चट्टान का फॉर्मेशन होता है वो होता है टिलाइट चट्टान। ये लिख के रखिएगा, एक बार आपके क्वेश्चन आया हुआ भी है। अनसॉर्टेड ग्लेशियर डिपॉजिट, वेरी नाइस सत्यम, वेरी नाइस, ठीक। प्रीतम बिल्कुल क्वेश्चन क्या है भाई? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वेदर सेम होता है क्या? प्रीतम अगर जानकारी में आपको बताऊं, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। जैसे भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में भी आपको मानसूनी जलवायु देखने को मिलेगी। जो वहां का डार्विन का प्रदेश है उन भागों में आप जाइए, मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया अगर हम लोग देखें क्लाइमेटिक कंडीशन से, बिल्कुल आपने सही जवाब पूछा है प्रीतम, भारत के सापेक्ष देखने को मिलेगा। इसलिए मैं जो हमेशा बोलता हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या कहां जाएगी? ऑस्ट्रेलिया जाएगी। क्यों जाएगी? मैं उसे फिनलैंड, कनाडा क्यों नहीं भेजता? क्योंकि हम लोग जैसा इंसान, ट्रॉपिकल एरियाज में रहने वाला इंसान, कनाडा में सरवाइव करना टफ है, इतनी बड़ी जनसंख्या। लेकिन जब सेम क्लाइमेट आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में तो वहां पर आप इसको सेटल करवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट। नवनीत ने लिखा है डिफ्लेक्शन एंड कोरियालिस फोर्स सेम होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही तो है नवनीत। डिफ्लेक्शन फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय द कोरियालिस ऑफ पर्सन, सो इट इज नोन बाय कोरियालिस फोर्स। क्लियर है पॉइंट। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। अब आइए, जैसे मैंने कई सारे आपको पॉइंट्स बताए, बहुत ज़्यादा हम लोग सीडीटी थ्योरी के बारे में जानकारी हासिल नहीं करेंगे, मगर मेरा मानना है कि जब इसके एविडेंसेस दिए गए तो क्या इसका क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा, आलोचना भी होगी कि नहीं? बहुत बड़ी आलोचना होगी। उतना बड़ा फोर्स कैसे आ सकता है? कोस्ट लाइन जो हमने जिक्सॉ फिट की बात किया, तो कोस्ट लाइन में चेंजेस होते रहते हैं समुद्री धाराओं के द्वारा भी, ठीक। बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी आलोचना की जाती है। अब इसके बाद जो थ्योरी हम लोग लेकर आएंगे वो लेकर आते हैं, आपको रहेगा कन्वेक्शनल करंट के बारे में और सी फ्लोर थ्योरी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिससे कि हम लोग बेसिकली जानेंगे सी फ्लोर थ्योरी में ही मैं आपको दोनों चीजों को यूज करता हूं। ये जो टॉपिक आज मैं आपको करा रहा हूं, आप सब लोग ने पहले नहीं पढ़ा होगा। बेसिकली ये टॉपिक मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में ही कराता रहा हूं, ठीक है। तो आप पहली बार ही इस थ्योरी को यहाँ पर ऑन स्क्रीन मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। जितने भी पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ उतने कम से कम आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने पहले ही बोला कि इस बार जो ज्योग्राफी स्पेशल मैं आपको कराऊंगा थोड़ा पहले की तुलना में अलग होगा, ठीक है। पहले की तुलना में
अलग आपको देखने को मिलेगा। आइए एक हेडिंग करते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। नेक्स्ट एक जो हेडिंग हो जाएगा ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। बोर्ड ज़्यादा गंदे हो जाए तो फिर उतना मज़ा नहीं आता। जैसे कि आपका रूम अगर एंट्रोपी लेवल को क्रॉस कर जाए, इतनी अव्यवस्था हो जाए कि अब इतने किताबें बिखरी हैं, इतने कपड़े बिखरे हैं कि पैर रखने का जगह न हो, तो समझ लीजिए कि आपको अपने पीजी, अपने घर, अपने रूम को व्यवस्थित करने का समय आ गया है। देखिए अब हम लोग जो आ रहे हैं वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग मूव करेंगे वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर तल प्रसार। ये भी कई बच्चे पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे। हैरी हैस, प्रोपाउंडेड बाय हैरी हैस। सागर तल प्रसार जो थ्योरी है ये किसने दिया है? तो ये थ्योरी दिया हुआ है आपको हैरी हैस के द्वारा। एंड इट्स सोल इज अबाउट दिस थ्योरी इज द कन्वेक्शन करंट। ठीक है, आपको एक फिगर मैं यहां पर दिखा रहा हूं, जरा सा ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग को आएगा ये पॉइंट जो मैं नेक्स्ट आपको शो कर रहा हूं। एक्चुअली डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। देखिए मैं आपको एक शो कर रहा हूं, अब आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा ये। देखिए ये फिगर जो आपको दिखाया गया है, दिस वन इज कन्वेक्शन करंट थ्योरी। इधर क्यों लिख रहा हूं, शायद इधर आप कन्वेक्शन करंट थ्योरी, संवहनीय धारा सिद्धांत है ये, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। देख पा रहे हैं, मैंने इंग्लिश यहां पर लिखा है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द आर्थर होम्स। ठीक, ये जो थ्योरी दिया गया था, यहां देख पा रहे हैं बिल्कुल, ये है आर्थर होम्स के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आर्थर होम्स ये व्यक्ति है जिन्होंने ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी को दिया। होता क्या है कि क्रस्ट तो मैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ही, बट निचले भागों में जाते हैं तो मेंटल में और अधिक है। सो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, इट जनरेट्स अ हीट्स, ये ऊष्मा को निःसृत करते हैं। ठीक, एंड इट कॉजेज अ थर्मल डिफरेंसेस। मान के चलिए कि एक ऐसा स्थान है जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अधिक पाए जा रहे हैं और एक ऐसा स्थान है जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कम पाए जा रहे हैं। क्या टेम्परेचर डिफरेंसेस होगा कि नहीं होगा? तेजी से पॉइंट बताइए कि अलग अलग प्रांतों, अलग अलग भागों में अगर हम लोग देखें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको किसी स्थान पर अधिक है, किसी स्थान पर कम है, तो क्या संरचना बनेगी? अगर अधिक है तो भाग गर्म अधिक होगा और ऊपर की ओर आप देख पा रहे होंगे, ऊपर की ओर वो हीट रेज करेगा, हीट रेज करेगा ऊपर की ओर। देखिए जरा सा, आप इस फिगर में देख रहे होंगे मेंटल दिखाया गया हुआ है आउटर कोर के ऊपरी भाग में, और बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में देखिएगा कि करंट ऊपर की ओर मूव कर रहा है। क्लियर पॉइंट, करंट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि उस भाग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मात्रा अधिक है। ठीक, हीट ज्यादा होने से वो कुछ न कुछ एक सोर्स ढूंढेगा जहां से वो बाहर की ओर निकले। अब जब वो सोर्स ढूंढेगा बाहर की ओर निकले, तो मैं आपको फिगर एक बना रहा हूं, इस फिगर को आप एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार समझा रहा हूं। मेंटल में आपको ऊपरी भाग में स्टेनोस्फीयर को भी देखने को मिलेगा। स्टेनोस्फीयर सेमी लिक्विड सेमी मोल्टेन होता है, आप इसकी जानकारी जानते हैं। ठीक,
तो ये जब वेव्स वेव्स नहीं, करंट बोलेंगे, करंट जब ऊपर की ओर मूव करेगा तो कहीं पर ये बाहर भी निकलेगा, ये जो मैग्मा लावा के रूप में परिणत हो जाता है वो क्रस्ट के सरफेस को तोड़कर बाहर की ओर निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि उस स्थान पर रिज बनता हुआ दिख रहा है, आप देख रहे होंगे पिक्चर में रिज बनता हुआ आपको दिख रहा है, कटक बनेगा। वही चीज जहां पर दो कन्वेक्टिव करंट्स आपस में आकर मिल रहे होंगे, ठीक, तो वहां पर दोनों आपस में आकर मिलेगा तो फिर नीचे की ओर डाउनवर्ड्स डिसेंट होगा। देखिए स्क्रीन पर डिसेंट दिखाया गया, वहां पर ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाएगी और वहां पर ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। ये आपको कन्वेक्शन करंट के संदर्भ में बताया गया था आर्थर होम्स के द्वारा। ये कन्वेक्शन करंट्स के संदर्भ में आर्थर होम्स के द्वारा आपको बताया गया था कि एक जो इसका लिम्ब होगा, लिम्ब जैसे हम लोग इसका साइड की बात करते हैं कि एक स्थान पर अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मात्रा ज़्यादा है तो उसका एक लिम्ब जो होगा वो ऊपर की ओर उठेगा, उससे ओसेनिक रिज का निर्माण होगा, जबकि वहीं पर एक लिम्ब जो होगा वो नीचे की ओर बैठेगा, फॉल आपस में मीट करके मिलकर नीचे की ओर बैठेगा, तो उससे क्या होगा, ट्रेंचेस का निर्माण होगा। ठीक, सो आप अगर देखें, सो द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स इज जस्ट कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्मा इन द मेंटल। हम लोग देखते हैं कि मेंटल में जो मैग्मा है और मैग्मा में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो प्रूव करता है कि ऊपरी भाग में प्लेट्स भी क्या होंगे, मूव करेंगे। मैं आपको एक फोटो में अभी दिखाता हूं, देखिए अब मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाता हूं, यहां पर सेम देखिए। अभी जो हमने चर्चा किया है कन्वेक्शन करंट थ्योरी, हमने क्या पॉइंट किया इस प्रकार से कि एक स्थान विशेष से ऐसे ये रेज कर रहा है, एक लिम्ब के रूप में इसका अप्रेज हो रहा है और फिर ये इस प्रकार की स्थिति होगी, ऐसा ही है ना। देखिए देखिए, तो ये जो भाग है, इस भाग में ये जो मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा है तो ये मैग्मा ऊपर निकल जाएगा और ऊपर निकलकर यहां पर क्या बनेगा, तो रिज बन जाएगा। ये रिज बनेगा इस भाग में, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग दिखा रहे हैं रिज, इसको हम लोग कहते हैं कटक, ओशियनिक रिज बनता है, ओशियनिक रिज की स्थिति आपको देखने को बनेगी। और यहां पर जो ये भाग नीचे की ओर जा रहा है तो ये बनता है ट्रेंच। यही फिगर मैंने अभी आपको दिखाया है कि इस भाग में एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगा तो ये बनेगा ट्रेंच। डैट मीन्स आपने एक जो थ्योरी, एक जो कंसेप्ट पढ़ा था पहले कि मैग्मा में स्टेनोस्फीयर होता है, सेमी मोल्टेन स्टेट। इन्होंने कन्वेक्शन करंट थ्योरी में पूरे मेंटल को ले लिया था, बट यहाँ पर हम लोग लिथोस्फेरिक भाग को जो टुकड़े जो मूवमेंट्स दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि मेंटल में, तो चूंकि ये स्टेनोस्फीयर मेंटल का ही भाग है, तो स्टेनोस्फीयर हम लोग दिखाते हैं कि स्टेनोस्फीयर में इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब अप्रेज करेगा तो ओसेनिक रिज बनेगा और जहाँ पर वो नीचे जाएगा ट्रेंच होगा। तो ये जो मूवमेंट्स ऑफ प्लेट होंगे कि नहीं, और प्लेट इधर की ओर जाएगा, प्लेट इधर की ओर जाएगा, तो बीच में एक नया क्रस्ट का निर्माण होगा और ये है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, जो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब आप जब मूवमेंट सोचिए, जब लिक्विड, आप एक लकड़ी के दो टुकड़े रख दीजिए, आप दो टुकड़े रखे हैं सरफेस, और जो जल है वो आगे की ओर मूव कर रहा है, तो वो लकड़ी का टुकड़ा भी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। इधर से कोई लकड़ी का टुकड़ा आ रहा है, इधर से कोई लकड़ी का टुकड़ा आ रहा है, दोनों जल आपस में मिल रहे हैं, दोनों आकर आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। यही है आपको शुरुआती दौर में बताया जाने वाला थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जिसके आधार पर आपको तय किया गया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग को। सागर तल प्रसार समझ में आया कि अगर यहाँ पर एक नया क्रस्ट बनता रहेगा और टूट टूट के अलग होंगे इस प्रकार से, तो सागरीय चट्टानों का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। लास्ट ईयर सीडीएस, उससे पहले नहीं, लास्ट ईयर एनडीए, उससे पहले सीडीएस, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है सी फ्लोर स्प्रेडिंग से। ये मत सोचिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मैं बेसिकली इसको अगर करवाता भी रहा हूँ तो ओशनोग्राफी में करवाया है आपको। सी फ्लोर स्प्रेडिंग कुछ बच्चों को ध्यान में होगा, जरा बताइएगा तेजी से।
कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है आपने पढ़ा होगा मेरे से भी, ऐसा नहीं है कि ओशियन रिलीफ में मैं करवाता हूं, जहां पर मिड ओशियनिक रिज की हम लोग चर्चा करते हैं, मध्य अटलांटिक कटक की चर्चा करते हैं। ठीक, नवनीत ने लिखा डरबन कहाँ है एट प्रेजेंट। अरे भाई डरबन कहाँ है, साउथ अफ्रीका, और कहाँ रे। ठीक, और अच्छा ठीक है, देखो इसको मैं लिखवा भी दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल आप कंसेप्ट यहां पर देख रहे हैं, कंसेप्ट को मैं आपको बेसिकली यहां पर दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी ही मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। तो ये हमने एक दिखाया कि कैसे कन्वेक्शन करंट्स का निर्माण होता है स्टेनोस्फीयर में। स्टेनोस्फीयर सेमी लिक्विड है, सेमी मोल्टेन है, और उसमें मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट्स कैसे होते हैं, मान लीजिए कि इस स्थान पर कम तापमान है, इस स्थान पर अधिक तापमान है, तो मूवमेंट तो होगा ना। अधिक वाला तापमान यहां पर जैसे उठेगा, अब उठेगा तोड़ के चंद्रमा तो चला नहीं जाएगा, फिर इसके दो डिवीजन होंगे और यहां पर दोनों मिलेगा तो नीचे आएगा। तो आप देखिए इस प्रकार से एक साइकिल का निर्माण हो गया। अब यहां की प्लेटें इधर आ रही है, इधर की प्लेटें इधर, यहां पर दोनों प्लेटें टकरा रही है, यहां पर दोनों प्लेटें अलग हो रही हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा, कैसे दिखाता हूं, देखिए नेक्स्ट फिगर में, यहां पे और चीजें क्लियर होंगी। नवनीत, ये जो टॉपिक चल रहा है दिस इज टोटली कंसेप्ट, कंसेप्ट है, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन बनेंगे। जो फैक्चुअल है मैं लिखवा दे रहा हूं, जैसे कि भारत का जो प्लेट था वो कहां था, डरबन के पास में था। देखिए कि जैसे कि यह एक मैग्मा चैम्बर है, मुझे लगता है थोड़ा सा मार्कर फिलअप करना पड़ेगा। देखिए जैसा हम लोगों ने अभी सीडीटी थ्योरी देखा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है कि कैसे कोई भी प्लेट या लिथोस्फीयर का भाग आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, अब आगे की ओर मूव करता हुआ कैसे जाएगा वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जैसे कि आप ये देखिए कि यहाँ कोई एक भाग है, ठीक, और ये रहा मैग्मा चैम्बर, निचले भाग में मैग्मा चैम्बर, क्लियर है। अब ये मैग्मा चैम्बर यहां पर हो गया, यहां से अपराइज कर गया वेव्स, यहां पर करंट यहां पर मूव किया, ठीक। अब ये करंट मूव किया, अब ये एक भाग है, देखिए तो जब इस प्रकार की स्थिति होगी, ऊपर प्लेट का भाग है तो इसके दो डिवीजन होंगे यहां पर, पहला चीज, और ये इसको ब्रेक कर गया, ब्रेक करके अब ये सरफेस पर आकर इस प्रकार से जमेगा, सरफेस पे आके इस प्रकार से ये जमेगा और इससे एक रॉक का निर्माण होगा, एक चट्टान का निर्माण होगा, और ये जब चट्टान बनेगा तो इससे एक ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण हो गया, महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो गया। आप सोचिए जो महासागरीय क्रस्ट जो होते हैं वो बसाल्टिक रॉक वाले होंगे, क्योंकि बसाल्टिक लावा होता है, फेरोमैग्नीशियम भारी होगा, ठीक। अब जब ये बीच में एक रॉक का निर्माण हुआ, इसी को हम लोग ओशियनिक रिज भी कहते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई का नहीं होगा, ठीक है, इसको हम लोग महासागरीय कटक कहते हैं, महासागरीय कटक। देखिए इसी को चीजों को समझिएगा जरा सा। तो ये बन गया, तो क्या ये हमेशा के लिए चट्टानें फिक्स हो गई क्या, कि यहां पर एक चट्टान बन गया और भी फिक्स हो गया? नहीं, अभी तो फोर्स नीचे से फिर होगा, तो अब इसके क्या होंगे, दो डिवीजन हो जाएंगे। ये फोर्स दो डिवीजन होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए ये है वो प्लेट, बीच में फिर से क्रैक पड़ा और एक नए चट्टान का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक। मान लेते हैं हम लोग, अब यहां पर अगर 1 मिलियन मिलियन रखते हैं, 1 मिलियन 1 मिलियन रखते हैं, ठीक। इसी को आप दिखाएंगे, इधर है प्लस प्लस, इधर है माइनस माइनस। अभी हम लोग पैलियो मैग्नेटिज्म को भी देखने जा रहे हैं। पैलियो मैग्नेटिज्म, चट्टानों में पोलरिटी हो जाती है,
ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो ये ब्रेक कर गया बीच में और फिर से ये भाग इधर की ओर मूव करेगा। अब ये देखिए, ये वाला भाग इधर चला गया और ये वाला भाग इधर चला गया, बीच में नई चट्टानें आ गई। तो ये जो एक एक था, ये ध्यान रखिएगा, अब ये यहाँ पहुँच जाएगा, जो कि हो जाएगा 3 3, और बीच में एक नया चट्टान बन गया। बट ये जो माइनस माइनस था वो यहाँ पहुँच गया, तो ये क्या हो गया, प्लस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, और ये फिर प्लस प्लस। मतलब ये प्लस वाली चट्टानें पहले यहां पर थी, जो कि डिवीजन होकर यहां चली गई। 10 लाख वर्षों में, 1 मिलियन ईयर्स में, आप जो आज पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल जानते हैं, जो नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल है दैट इज अ साउथ मैग्नेटिक पोल, जो साउथ ज्योग्राफिकल पोल है दैट इज अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। गेटिंग अ पॉइंट? अभी मैं एक फिगर दिखाने वाला हूं आपको। सो ये पोलराइजेशन हो रहा है चट्टानों में, क्योंकि चट्टानें फेरो मैग्नीशियम की बनी है, आयरन की मात्रा है इसमें, तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अरे चीजें समझ में आ रही है? थोड़ा सा लेवल ज्यादा है। ठीक, लक्ष्मण कुमार जी बच्चे ने पूछा है कि सर ये मेरी जो क्लास चल रही है कंप्लीट ज्योग्राफी मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, बट जितने समय मैं लाइव पढ़ाता हूं वही आप देख पाते हैं, उसके बाद ये एप्लीकेशन में वीडियो चली जाएगी, वहां से अगर बाद में किसी को पढ़ना है तो आप वीओडी या फिर उस बैच को ले सकते हैं। अदरवाइज पूरा का पूरा कोर्स आप मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा कि आपकी जानकारी जितने की रिक्वायरमेंट होगी उसके 50 गुना ज़्यादा जानकारी आपके पास में होगी, ये मुझे विश्वास है आप सब लोगों के ऊपर में। सो देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, जब निचले भाग से करंट्स ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करके यहाँ पर चट्टानों के रूप में ये लावा जम जाएगा। जमने से एक चट्टान बनेगा, ओशियनिक रिज का निर्माण होगा, महासागरीय कटक बनेगा, जो कि एक न्यू क्रस्ट का निर्माण करेगा, एक नया क्रस्ट का निर्माण हो गया। और वो आपको क्या पता अटलांटिक महासागर पहले था क्या? मैंने तो सिर्फ पैंथलासा लिखवाया है। इंडियन ओशियन था क्या? मैंने तो सिर्फ पैंथलासा लिखवाया है। दैट मीन्स कि सिर्फ प्रशांत महासागर पैंथलासा था पहले, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ये सब बने हैं, ये सब बने हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वाला प्लेट ऊपर गया और अंटार्कटिका के बीच में सदर्न ओशियन बन गया, अंटार्कटिक ओशियन बन गया। ठीक, आइए पहले हम लोग पॉइंट आउट देखते हैं कि यहां पर जो चट्टानें, चूंकि ये फेरो मैग्नीशियम की चट्टानें, आप कोरिलेट कीजिए, मैं सारे पॉइंट आपको करवा चुका हूं, बसाल्ट, एसिडिक, बेसिक, फेल्सिक, मैफिक सब करवाया हुआ है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं करवाया है आपको? ठीक है, इतने डिटेल्स में आपको इस तरीके से कहीं भी पढ़ना बड़ा टफ हो सकता है, जब तक कि कोई प्रॉपर आप 1 लाख रुपया देकर यूपीएससी के बैच में नहीं आएंगे। नो वन विल टीच जस्ट लाइक दिस, only the one person, that's Aman Arjun Sinha, who is going to teach you in a best depth method। ठीक है, इतने डेप्थ के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूं। सो देखिए यहां पर एक जो चट्टानें बनी, ये फिर बीच से ब्रेक किया और फिर से, क्योंकि नीचे से करंट तो ऊपर जा ही रहा है मैग्मा चैम्बर से, ठीक है। अब पॉइंट यह है कि जब पहले 1 लाख 10 लाख वर्षों को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन ईयर्स में ये जब नई चट्टानें बनी थी, फिर बीच में टूट कर ये चट्टानें इधर चली गई, तो ये 3 मिलियन दिखा रहे, 3 मिलियन 1 मिलियन हमने दिखा दिया मान के चलते हैं समझने के लिए। तो जो ये पहले प्लस प्लस था वो आगे चला गया और बीच में अब इधर हो गया माइनस, इधर प्लस, पहले था माइनस, अब हो गया प्लस। अब फिर से क्या होगा, यहां पर एक चट्टानें फिर बनेंगी और ये वाला आगे चला जाएगा। अब जैसे ही ये आगे जाएगा तो ये 3 वाला हो गया 5, ये 3, ये 1, इस प्रकार की संरचना बनेगी। दैट मीन्स ये मिलियन ईयर्स में, अभी आप इस बार का एनडीए का क्वेश्चन, सीडीएस का क्वेश्चन उठा के देखिए, सीएपीएफ अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे।
आगे आने वाला समय एसएससी सीजीएल सीपीओ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आरओ में तो अभी पूछे जा सकते हैं। सो हमने यहाँ पर देखा कि जो पुरानी चट्टानें हैं, अब ये देखिए माइनस यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला माइनस जो था प्लस जो था वो यहाँ पहुँचा, ठीक। अब ये प्लस क्या होगा, यहाँ पहुँचेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये यहाँ आ गया और यहाँ पर क्या बन गया, प्लस। तो बीच में पोलराइजेशन फिर से होगा, ये माइनस माइनस, ये प्लस और ये वाला हो गया माइनस, यही हुआ है ना, क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल, ये माइनस हो गया। तो हमने देखा कि जो चट्टानें महासागरों के क्रस्ट में पाई जाएगी, थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, महासागरीय भाग की चट्टानों में, ओशियनिक क्रस्ट में पोलराइजेशन देखने को मिलता है, क्लियर है पॉइंट, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से स्थिति देखने को मिलती है। चट्टानें जो पुरानी चट्टानें हैं कहां पर चली गई, थोड़ा सा ध्यान, अब ये 5 मिलियन पुरानी चट्टानें हैं और ये 1 मिलियन पुरानी चट्टानें हैं। तो ओल्डेस्ट रॉक कहां पर हो गया, कोस्टल एरिया में। ये आपको लास्ट ईयर एनडी में भी क्वेश्चन आया था और 2 साल पहले सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था कि अटलांटिक महासागर, अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं अटलांटिक महासागर का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है अटलांटिक महासागर में, ठीक है, अटलांटिक महासागर में नई चट्टानें कहां पर पाई जाएंगी और पुरानी चट्टानें कहां पर पाई जाएंगी। अब देखिए इस भाग में है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इस तरफ है यूरोप और ये है अफ्रीका। अब सेम फिगर आप यहां पर यूज कीजिए, जो बीच में कटक का एरिया है, जो बीच में रिज का एरिया है, नई चट्टानें तो रिज में पाई जा रही है और पुरानी चट्टानें आपको कोस्टल एरिया में पाई जा रही है। पुरानी चट्टानें जो है वो आपको तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, इसको सेंटेंस में लिख के भी आप रख सकते हैं, ठीक। रामू, अच्छा, ओके, वेरी नाइस रामू। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि मैंने जो बोला कि अटलांटिक महासागर में नवीन चट्टानें, नई चट्टानें कटक के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि पुरानी चट्टानें तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पुरानी चट्टानें इन भागों में होंगी और नई चट्टानें बिल्कुल कटक के भागों में होगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहीं पर ओशियनिक रिज का निर्माण हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट, एक बार मैसेज कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए जरा कि ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी में मैं आपको अब पैलियोमैग्नेटिज्म भी दिखा रहा हूं, ठीक है। पैलियोमैग्नेटिज्म, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्डेड इन रॉक्स। एक मैं पॉइंट यहां पर लिख दे रहा हूं, ये नहीं लिखना है, ये तो आपको मैंने उधर लिख के दे ही दिया है। इसी को आप यहां पर जोड़ेंगे, पैलियो मैग्नेटिज्म, हिंदी हो जाएगा इसका पूरा चुंबकत्व। इसका एक सेंटेंस लिख लीजिए, पूरा चुंबकत्व। ये क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, स्टडी ऑफ द record of Earth's magnetic field, हिंदी लिखेंगे स्टडी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पूरा चुंबकत्व में हम लोग पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्रों के रिकॉर्ड का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के रिकॉर्ड का अध्ययन करते हैं, जैसे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे, ठीक है। एक फिगर में आपको मैं दिखाऊंगा। इट जस्ट बिकॉज द ओशियनिक फ्लोर
इज मेड अप ऑफ बसाल्टिक रॉक हैविंग अ रिच इन आयरन। आयरन की मात्रा उसमें अधिक होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मिनरल्स की फिर भी तो डिपेंड्स करेगा ना कि जब भी बसाल्ट जैसे कंटेन करता है मैग्नेटिक मिनरल्स को, अब जब मैग्नेटिक मिनरल्स होगा तो वो मैग्नेटिक मिनरल्स विल ऑलरेडी अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, गेटिंग अ पॉइंट नॉट। अगर मिनरल्स में मैग्नेटिक फील्ड है, रिच मिनरल्स है, आयरन की मिनरल्स है, तो वो क्या करेगा, जो पृथ्वी का जो हम लोग देखे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में अपने आप को रखना चाहेगा। अगर आयरन का कोई एक आप रॉड लेते हैं तो आयरन का रॉड नॉर्थ साउथ की ओर चला जाता है कि नहीं चला जाता, ध्यान देना थोड़ा सा। आयरन का रॉड अपने आप में नॉर्थ साउथ एडजस्ट कर लेगा, क्लियर है पॉइंट। तो मान लीजिए कि अगर पृथ्वी का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो क्या स्थिति बनेगी, नॉर्मल कंडीशन में साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, ठीक। और ये चीज रिवर्स एनामोली भी हो जाता है। चीजें क्लियर हुई है, कुछ चीजें ध्यान में बताइएगा जरा सा। यस, ओके, गुड। तो जैसे एक फिगर आपको दिखाता हूं, देखिए आप इससे और बेहतर चीजों को समझ पाएंगे। देखिए मैं स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने में, देखिए यहां पर नॉर्मल आपको दिखाया गया हुआ है और रिवर्स्ड भी आपको दिखाया गया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, नॉर्मल और रिवर्स्ड भी दिखाया गया हुआ है। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं। रिवर्स हो जाती है पृथ्वी का मैग्नेटिक जो कंसर्न होता है, देख पा रहे हैं इस फिगर में। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड पहले नॉर्थ साउथ था वो रिवर्स होकर साउथ नॉर्थ हो जाएगा। अब जब आप सोचिए कि जब पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो चुका है, अगर इन चट्टानों में मिनरल्स आयरन की मात्रा अधिक है तो ये भी तो पोलराइज्ड होगा, इस पर भी तो रिकॉर्ड हो जाएंगे उन मैग्नेटिक फील्ड का। और यही होता है आपको पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व। यही आपको होता है पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व, जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या है कि इट इज द स्टडी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। चूंकि बसाल्टिक लावा में आयरन की मात्रा अधिक होती है, बसाल्टिक लावा जो होते हैं मैग्नेटिक मिनरल्स पाए जाते हैं। सो दीज मिनरल्स अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लिख के भी रख सकते हैं कि these minerals align themselves to the direction of the magnetic field। ठीक, बसाल्टिक चट्टानों में चुंबकीय खनिज पाए जाते हैं और जब वो चट्टानें ठोस होती है तो उन चट्टानों में जो मिनरल्स, जो खनिज पाए जाते हैं, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला है कि बसाल्टिक चट्टानों में जो लौह खनिज पाए जाते हैं, जो चुंबकीय खनिज पाए जाते हैं, जब वो ठोस होते हैं तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में खुद को व्यवस्थित कर लेते हैं। अब आप सोचिए, ये पॉइंट आप शायद पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें आपको बताया जाता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अल्टरनेट होता रहता है जियोलॉजिकल साइकिल के साथ में। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये वो अल्टरनेट बेसिस पर, इसको मैं हटा रहा हूं, अल्टरनेट बेसिस पर आपको चेंज होता रहता है। क्लियर है पॉइंट? तो उसको भी ध्यान में आपको रखना है। एक जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये देखिए,
इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल मैग्नेटिक पोलरिटी, रिवर्स्ड मैग्नेटिक पोलरिटी, कैसे मैग्मा का इंट्रूजन क्रस्ट के रीजन में हो रहा है और लिथोस्फीयर के टुकड़े अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। सबसे पहले ए देखिए, ए में सबसे पहले बना, वो चट्टाने फिर शिफ्ट होकर बी में अलग हो गई, बी में एक नई चट्टाने बनी, बी वाले पार्ट के बाद सी में एक नई चट्टाने रेड कलर से बन रही है और बाकी दोनों भी शिफ्ट हो चुकी है। फिगर आप देख के समझ पा रहे होंगे, जो सेम फिगर मैंने यहां पर आपको बनाया है वही सेम फिगर आप यहां पर देख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है। नवनीत ने लिखा कितने दिनों में रिवर्स हो जाता है? इट विल टेक्स 1 मिलियन ईयर्स। नवनीत 1 मिलियन ईयर्स। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं तो आपको पता ही है। क्लियर हुआ पॉइंट? यही चीज मैंने बताया कि बीच में नई चट्टानें बनते रहेंगी, पुरानी चट्टानें क्या होंगी, खिसकते चली जाएंगी। अब ये बताइए कि जब क्रस्ट बनता जा रहा है, ऊपर में जलीय भाग है, तो क्या महासागर का एक्सटेंशन होगा? क्या महासागर का फैलाव हो रहा है? यस, हो रहा है। और यही है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो आपको जानकारी करना है। ठीक, यही आपका है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्लियर है पॉइंट? इसी को हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको यहां पर दिखा रखा है। सो हैरी हैज प्रोपाउंडेड द आइडियाज ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां पर ओसेनिक प्लेट जो है वो कन्वर्जेंट ना होकर डाइवर्जेंट की स्थिति में होती है। अभी मैं लास्ट फिगर एक आपको बना दूंगा, डाइवर्जेंट की स्थिति में आपको एक फिगर बनाए हुए था, ये तो रहा आपके सामने। देखिए ये दो प्लेटें क्या हो गई, अलग हो गई, एक इधर की ओर एक इस तरफ की ओर, और बीच में नई चट्टानें बनते जाएंगी। ये फिगर अभी है इसलिए मैं इसको हटा देता हूं जरा सा। देखिए मैं जो एक नेक्स्ट जो आपको इमेज बना रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। पूरा चुंबकत्व मैं लिखवा चुका हूं आपको, कैसे सागर तल का प्रसार हो रहा है वही चीज मैं आपको स्पष्ट करूं। ये प्लेट, दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेट अब क्या आप दिखा रहे हैं कि अलग हो रही हैं, और बीच में ये मैग्मा है जो कि आपको ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए मैं भी आपको थोड़ा कलरफुल दिखाता हूं। बीच में ये आपको बन गया रिज, ठीक। इससे पहले ये बना था इस प्रकार से, इससे पहले ये बना था इस प्रकार से। तो आप देखिए ये सी फ्लोर है, स्प्रेडिंग हो रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसी को हम लोग कहते हैं सागर तल प्रसार। बीच में नई चट्टानें बनते रहेंगी और पुरानी चट्टानें आपको खिसकते रहेंगी। ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, इस प्लेट को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा प्लेट टेक्टोनिक में, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, ठीक है। ये है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अपसारी प्लेट किनारा। यह है अपसारी प्लेट किनारा, ठीक है, अपसारी प्लेट किनारा। आज वाले जो टॉपिक मैंने कराए हैं इसको नहीं तो मैं आज आपको रहने दूंगा, कल जब प्लेट टेक्टोनिक्स फुल हम लोग फिनिश करेंगे तब जाके इसको मैं हटा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप एक बार और समझ लीजिएगा, बिल्कुल नया है, चीज़ें आप सबको एक बार और देखेंगे तो समझ में आएंगे जो भी नए बच्चे हैं। सो अभी हमने बताया सी फ्लोर स्प्रेडिंग को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं सीडीएस में, सीएपीएफ में, एनडीए में, कि जो नई चट्टानें होंगी कहाँ होंगी, पुरानी चट्टानें कहाँ होंगी। मैंने आपको पोलराइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड के रिकॉर्ड्स दिखाए हैं कि कैसे जो चट्टानें होती हैं उनमें अगर आयरन की मात्रा पाई जाती है सो दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो जो चट्टानें होंगी वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को अलाइन कर लेती है, व्यवस्थित कर लेगी वो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक सबको एक बार
कमेंट करेंगे तेजी से। बनवारी ने लिखा, बनवारी लाल चौधरी जी ने, डेप्थ कितनी होती है। यहाँ पर हम लोग लिथोस्फीयर और प्लेट की डेप्थ की चर्चा नहीं करें, डेप्थ की चर्चा तो पहले ही कर चुके हैं बनवारी जी। वो क्या है, सो हमने आपको बताया है कि जो ओशनिक क्रस्ट होते हैं वो ज़्यादा गहराई के थोड़ी ना होते हैं। ओशनिक क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस है 10 से 30 किलोमीटर की होती है, और वहीं पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस 40 से 70 किलोमीटर तक हम लोग दिखा देते हैं। प्रवीण, मेरे जो क्लास की टाइमिंग है, मॉर्निंग सेशन में ही मैं बेसिकली क्लास ले रहा हूँ। अब आज जैसे मैंने 9 बजे स्टार्ट किया, क्योंकि जो हमारे जो स्टूडियो है अपने सोसाइटी में शर्मा जी के जो घर पे लगा हुआ है, तो शर्मा जी थोड़े से अभी इफेक्टेड चल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने वाली है, तो उस कारण से अभी 2-3 दिन से वहाँ क्लास नहीं हो पा रही है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट की आपने चर्चा किया। देखिए एस्थेनोस्फीयर हैविंग अ डेप्थ ऑफ 100 to 200 किलोमीटर। मेरे हिसाब से आप जो पूछ रहे हैं बनवारी जी, वो ये कि जो मैग्मा बाहर की ओर आता है वो कितने किलोमीटर से होकर आता है। मैग्मा जो बाहर की ओर आता है वो कितने किलोमीटर से होकर आता है, तो वो आपको उस सरफेस के नीचे मौजूद चट्टानों के ऊपर डिपेंड्स करता है। हर जगह समान नहीं होता, ठीक है, हर जगह आपको समान नहीं होगा, कहीं पर अधिक कहीं पर कम होगा। देखिए क्लास जो मेरी चल रही है एप्लीकेशन पे भी चल रही है, एक मैंने नया बैच लॉन्च भी किया हुआ है ज्योग्राफी स्पेशल का, ठीक है, और जिसकी फी 399 केवल रखी गई हुई है। अगर कोई भी आपके कंसर्न में बच्चा अगर CDS, NDS, CAPF, UPSI, बिहार SI, CGL, SSC कुछ भी की प्रिपरेशन करना चाहता हो, एक अच्छा ज्योग्राफी कंटेंट पढ़ना चाहता है, वो पढ़ सकता है। अराउंड 80 घंटे के आसपास मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ। 70-80 घंटे कम नहीं होते, 100-110 घंटे पूरे UPSC लोग ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, 125 घंटे तो बहुत हो गए। हाँ, उसके लिए लोग 1.5 लाख रुपए देकर पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, कोशिश है, मेरी मेहनत है कि आप सब कुछ और अच्छा पढ़े, पहले से और विस्तृत पढ़ाऊँगा, ठीक है। थोड़े से कुछ डिजिटल बोर्ड वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो और भी कुछ खुशनुमा माहौल बन जाएगा, ठीक है। सो इतना ठीक है कि आगे प्लेट टेक्टोनिक्स पर हम लोग मूव करें। ज़रा तेज़ी से बताइए कमेंट करके कि इतना से काम आज चल जाएगा या फिर हम लोग आगे चले, टेक्टोनिक प्लेट को भी हम लोग कवर करें। एक फिगर मैं लास्ट आपको इसमें और दिखाना चाहूँगा, एक फिगर मैं लास्ट और दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। इस फिगर को आप जरा सा एक बार देखें, जो भी चीज़ें अभी हमने पढ़ा है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस फिगर में और भी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद है आप इसे देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा रीड कीजिए ठीक से। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भी मेंटल के भाग से मैग्मा ऊपर की ओर मूव करते हुए दिखाया गया है। क्यों? बिकॉज इट इज लेस डेंस देन द सराउंडिंग रॉक्स। मोल्टेन मटेरियल्स फ्रॉम द मेंटल राइजेस थ्रू द क्रस्ट टुवर्ड क्रैक्स इन द ओशियन फ्लोर। जैसा कि मैंने बताया कि महासागरीय सतह पर अगर क्रैक की स्थिति होती है ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स, तो ये मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर अपवेल करता हुआ, अपराइज करता हुआ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। बसाल्टिक लावा है, रिच इन आयरन, वो ठोस होगा, सीमेंटेड होगा, लिथिफिकेशन की प्रक्रिया से वो जम जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए डायरेक्शन ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी इसमें आपको दिखाया गया हुआ है कि कैसे बीच में नई नई चट्टानें बनते रहेंगी और पुरानी चट्टानें आपको खिसकते हुई जा रही हैं। Newly formed oceanic crust lies closest to the mid oceanic ridge। सेम फिगर आपको मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ये महासागर के निचले भाग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी, पुरानी चट्टानें कोस्टल रीजन की ओर आपको देखने को मिल रही। एक ऐसा भी स्थान होगा जहां पर महासागरीय चट्टानें
नीचे की ओर जा रही है। ध्यान दीजिए, आप देख पा रहे होंगे कि ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट मेल्ट्स एज इट सिंक्स बैक इनटू द मेंटल। तो पृथ्वी अपने आप को व्यवस्थित करती है, कहीं पर नया क्रस्ट बनेगा तो कहीं पर पुराना क्रस्ट समाप्त भी तो होगा, वरना तो बनते बनते हम लोग तो जुपिटर से मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होने जाने को है। चीजें क्लियर है? मैंने अभी आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको अभी बताया है, ठीक। पैलियोमैग्नेटिज्म का इफेक्ट नवनीत ने लिखा है। अच्छा धन्यवाद प्रवीण कि आपने इतना सोचा। बट एक्चुअली क्या ना, अब जैसे शर्मा जी के स्टूडियो में मैं अपने लैपटॉप से ही सेटिंग कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम रखा हुआ है वो थोड़ा दूर है, तो मुझे जाकर फिर उस सिस्टम से आपको इमेज शो करना होता है। नो वन इज़ हियर, आई एम अलोन इन माई स्टूडियो इन मुखर्जी नगर, और अकेले मैं आपको हैंडल कर रहा हूँ, खुद आता हूँ, खुद लगाता हूँ, सारे चीज़ों को पोस्ट करना, पोस्टर बनाना, सब कुछ मैं खुद से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के लिए ही है और एक मेहनत है। ये आज की क्लास में रहने दूंगा कल सुबह तक, जब तक कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स को फिनिश नहीं करते हैं। आप सब भी, चाहे कोई बच्चा चाहे देख सकता है इसको, ठीक है। सारी क्लासेस तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन कुछ क्लासेस जो आप बोलेंगे मैं रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो प्लेट टेक्टोनिक अभी करा दूं या नेक्स्ट क्लास में? 1.5 घंटे से ऊपर हो गए क्या? मैटर ही इतने होते हैं, मैं क्या होता हूँ, मैं जब यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें 250 घंटे पढ़ा दे रहा हूँ, तो मैटर इतने हैं। एक बार पढ़िए, अच्छा पढ़िए, चीज़ों को समझ में आना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई नहीं, आज यहीं तक रखते हैं। कल आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में, अब देखता हूँ मैं, डेली थोड़ा सा टफ हो जा रहा है मुझे भी अप करना, शर्मा जी के स्टूडियो जब तक सेटल ना हो जाए तो वहाँ पे मैं डेली ले पाऊँगा। यहाँ मुखर्जी नगर आना बड़ा टफ हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मुखर्जी नगर आके आप सब लोगों के लिए क्लास लिया जाए। अभी मेरे सोसाइटी में थोड़ा कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो आई हैव टू बी अलर्ट ऑल्सो, अदरवाइज मैं अगर पकड़ाया तो 15-20 दिन क्या 25-30 दिन तो क्लासेस फिर बंद ही हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने देंगे आप लोगों के लिए। सो मुझे भी बड़ा लेफ्ट दबाना बहुत ध्यान से रखता हूँ अपने आप को, ठीक है। कोई नहीं, आज यहीं तक रखते हैं आप सब लोग, और इस वीडियो को मैं कल तक रहने देता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक्स जब फिनिश होगा तो इसको मैं फिनिश करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ऐसे प्लेट टेक्टोनिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप बोले तो मैं करवा देता हूँ, 15-20 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट क्लास में? अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, और बाकी के चीज़ों को, सर पैलियोमैग्नेटिज्म का इफेक्ट, पैलियोमैग्नेटिज्म का इफेक्ट नहीं है। थ्रू द पैलियोमैग्नेटिज्म वी कैन गेट द नॉलेज अबाउट द नॉर्मल एंड द रिवर्स पोलरिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा नवनीत, बहुत ज़्यादा पैलियोमैग्नेटिज्म के हम लोग उसमें नहीं जाएंगे डिटेल्स पर, क्योंकि ये पैलियोमैग्नेटिज्म बेसिकली मैं ऑप्शनल में ज़्यादा डिटेल्स में कराता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इफेक्ट्स की अगर हम लोग चर्चा करें तो बेसिकली इससे हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जानकारी ही हासिल कर पाते हैं, ठीक है। इससे हमें जो मैग्नेटिक रॉक के जो स्ट्रिप्स होते हैं वो जानकारी मिलती है कि कौन नॉर्मल में है, कौन रिवर्स में है। तो जानकारी तो मिली ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के रिवर्स और नॉर्मल पोलरिटी के बारे में जानकारी मिले। दैट्स द इम्पॉर्टेंट अबाउट द पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म जैसा मैंने बताया कि स्टडी ऑफ द व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करता है, नो। करा ही दिया जाए तो आइए, करा ही दिया जाता है, 15 मिनट और लगेंगे, कुछ टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा, 11 बजे तक हम लोग कर ही लेते हैं, ऐसा क्या है? क्लियर है? बाकी सब लोग भी सहमत है? देखिए जो जैसे मैंने बताया कि जो जितने भी टेक्टोनिक प्लेट्स होंगे उनका पास्ट लोकेशन कहाँ पर था, वो सब चीज़ें आपको पैलियोमैग्नेटिज्म से, मैग्नेटिक फील्ड के रिकॉर्ड से जानकारी हासिल हो जाती है, ठीक है।
अच्छा, एक बच्चे ने पर्सनल मैसेज किया है, सर बस बस। चलो कोई नहीं, परेशान नहीं होना है, मैं इसको करवा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहले मैं ये अच्छी खासी थ्योरी, इसको आप पढ़ के रखिए। प्लेट टेक्टोनिक्स को थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवाता हूँ। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, आप सब लोग नोटिफिकेशन जो इसके आते हैं वो बेल आइकन को दबाकर जरूर रखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप सब लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है नवनीत, आज रहने देते हैं, कल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, कुछ कंसेप्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है? आज मैं छोड़ देता हूँ। ओके 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 ओके, सब लोगों का कहना है कि आज रहने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में ही मैं क्लास लेता हूँ, मुखर्जी नगर आऊँगा, क्लास लूँगा मैं, ठीक है? बहुत जल्द मुलाकात है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।